So hello everyone, myself Sayyeda Nishat Fatima. I've secured an All India rank of 6183 in NEET 2025 with a score of 567. In this video, I'll be sharing about what all resources did I use during my NEET preparation. तो नीट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। मैटर नहीं करता है कि आपने एक चैप्टर के लेक्चर्स कितने ज़्यादा अच्छे से किए हुए हो, उसके कितने अच्छे नोट्स बनाए हो, उनके नोट्स के क्वेश्चन को कितने अच्छे से किए हो। मैटर करता है कि अगर आप अपना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कोई भी एक्सटर्नल क्वेश्चन जो कि नीट के रिलेटेड है, जो नीट में आने की चांसेस है, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो चैप्टर है दैट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग। आपको जो अपने नोट्स के क्वेश्चन हैं वो तो प्रायोरिटी है ही आपकी, पहले आपको नोट्स के अपने क्वेश्चन सारे करने हैं, लेकिन आपको एक्सटर्नल भी सोर्स से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए और हर लेवल के आपको क्वेश्चन करने चाहिए, वेदर इट इज़ ईजी, मॉडरेट और हार्ड, और अलग अलग वैरायटी के करने चाहिए, डायग्राम बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और अलग अलग आप तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की स्किल डेवलप करनी है। यही जो स्किल है वो आपको आपके टेस्ट के मार्क्स बढ़ाने में भी यही हेल्प करता है, और आपके एक वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग चैप्टर में बदलने में भी यही स्किल हेल्प करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो अपने पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्सेज हुआ करती थी उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो था वो था आपका नीट का PYQ, दूसरा आपका जो सोर्स था वो था NCERT एग्जाम्पलर, तीसरा आपका JEE मेन का PYQ था, और चौथा जो था मैं किससे डेली बेसिस पे MCQ प्रैक्टिस किया करती थी। मेजरली मैंने MCQ प्रैक्टिस किस बैच से किया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हालांकि बुक्स बहुत ज़्यादा परचेज़ किया करती थी एक्सटर्नल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मेरी जो हैबिट थी, क्योंकि 11th और 12th मेरा कम्प्लीटली ऑनलाइन चलता था, अभी DPPs मैं सारी ऑनलाइन किया करती थी, तो मुझे ऑफलाइन जो बुक हुआ करते थे उनको उतना सॉल्व करने की हैबिट नहीं थी। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थी ऑनलाइन ही किया करती थी, और क्योंकि मुझे एक ऑनलाइन में अच्छा रिसोर्स मिल चुका था जिसमें ये सारे रिसोर्सेज इंक्लूडेड थे, तो मैं बस उसी को बेस मान के उसी से आगे प्रैक्टिस किया करती थी। अगर मैं अपने नीट के PYQ की बात करूं तो हालांकि मैंने बुक परचेज़ किया था लेकिन मैंने उसे यूज़ किया नहीं था। ऑल्दो नोट्स में आपके PYQ काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड मैंने अपने जो नीट के PYQ कवर किए थे वो मैंने एक नीट PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज़ से कंप्लीट किया था, विच वाज PW का परख नीट टेस्ट सीरीज़, जिसमें टोटल 8 टेस्ट थे, फुल सिलेबस। उसी से मैंने अपना लास्ट मोमेंट में सारा PYQ किया है। अगर आपको लास्ट मोमेंट के लिए कोई PYQ का सोर्स चाहिए तो ये तो बेस्ट रहेगा। ऐसे आप कोई भी नॉर्मल PYQ का बुक अपने साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपको सारे नीट के PYQ के क्वेश्चंस एकदम माइंड में रटे हुए होने चाहिए कि अगर वो क्वेश्चंस या उससे डिराइव्ड क्वेश्चंस कुछ भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो मैंने किया था वो JEE मेंस का PYQ। वो मैंने ऑनलाइन ही प्रीवियस ईयर सारे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के वो मैं सॉल्व किया करती थी, और उसका जो आंसर की था उससे मिलाते रहती थी। तो ये मेनली मैंने जो भी गूगल में जितने भी वेबसाइट अवेलेबल थे PYQ के लिए इसी से किया करती थी, वैसा कोई बुक लिया नहीं था मैंने। तो अब बात करते हैं उस सोर्स की जिससे मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। पर उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने 11th 12th और अपने ड्रॉप ईयर में कोई भी मॉड्यूल नहीं सॉल्व किए थे, किसी भी कोचिंग के सॉल्व नहीं किए थे मैंने मॉड्यूल्स, तो इसीलिए मुझे मॉड्यूल का कुछ भी आइडिया नहीं है, मैंने कभी सॉल्व ही नहीं किया है मॉड्यूल्स। बेसिकली मुझे आदत थी नहीं बुक्स को सॉल्व करने की, तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में 2 ऑनलाइन MCQ प्रैक्टिस कोर्सेज को परचेज़ किया था। जो सबसे पहला कोर्स था मेरे लिए वो था अभ्यास बैच बाय डॉक्टर अमन तिलक सर, और उसके बाद मैंने परचेज़ किया था टारगेट बैच विच वाज बाय neetprep.com। हालांकि आप कह सकते हैं कि जो दोनों ही बैचेज़ है वो एक नीट प्रेप के 2 अलग अलग कोर्सेज़ हैं, लेकिन दोनों
कुछ हद तक डिफरेंट भी है, और जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस रहती है दोनों में सेम रहती है। बस फ़र्क ये रहता है कि टारगेट बैच के अंदर और भी अलग अलग रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, विच आई बी डिस्कसिंग लेटर। पहले आप अभ्यास बैच की बात करते हैं। तो अभ्यास बैच जो था वो काफ़ी आपका कंसाइज मटेरियल होता है। रिलेटिवली आपका टारगेट बैच से चीपर होता है, लेकिन इसके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, और बिल्कुल बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस रहते हैं। जैसा आप जो नॉर्मल आप कहीं भी देख लेते, कोई भी मॉड्यूल्स हो गया या टेस्ट हो गए, सब में एक सेम टाइप का क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो फॉलो करता है वो। लेकिन जो ये अभ्यास बैच हो जाए या टारगेट बैच हो जाए, दोनों के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बिल्कुल अनमैचेबल रहते हैं, क्योंकि ये शायद खुद से ही क्वेश्चंस बनाते हैं। तो नो डाउट इन क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर अभ्यास बैच में भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं आपको। शायद इसमें 3 दिन का ट्रायल भी होता है, वो भी आप लेके देख सकते हैं। 3 दिन इनफ होता है आपको क्वेश्चंस को जज करने के लिए। अगर फीचर्स की बात की जाए तो सबसे अच्छा जो फीचर रहता है इसका पेज वाइज फ़िल्टर वाला फीचर है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर ही करना पड़ेगा एनसीईआरटी से तभी आप इसके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पेज वाइज फ़िल्टर रहता है। अगर आपने एक पेज किया है एनसीईआरटी से, तो आप उसके पेज वाइज फ़िल्टर में जाके उसका पेज नंबर डाल के पेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है। ये फीचर सिर्फ अभ्यास बैच में ही रहता है कि आप इससे पेज स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और इसमें अगर हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की बात की जाए, तो बायो में नो डाउट हर एक लाइन एनसीईआरटी की सबसे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। जहाँ पे जो लाइन्स हम निगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो उतना समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट लग रहा है, उससे भी क्वेश्चंस बनाए होते हैं। ऑथर के जो पेजेस होते हैं डिस्क्रिप्शन वाले, उससे बनाए हुए होते हैं यहाँ पे। डायग्राम्स, जितने भी डायग्राम्स हैं सबके ये क्वेश्चंस बनाए होते हैं। डायग्राम की लेबलिंग से क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं। और आपको यहाँ पे 3 कॉलम के मैच मैट्रिक्स मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी भी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शंस दिए तो आप किसी में भी ये कर लेंगे। बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इसके स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। और असर्शन रीज़न के भी यहाँ पे आपको अलग से सेक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और असर्शन रीज़न की भी जो इसकी क्वालिटी रहती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। क्वेश्चंस की बात हो गई, तो अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो हर क्वेश्चन को आप जैसे ही अटेम्प्ट करते हैं, आपका उसी के नीचे आपका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है और आपका ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है। इवन टेक्स्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आपको जो वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो आपकी जो टॉप फैकल्टीज़ है नीट प्रेप की, वही डिज़ाइन करती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सप्लेनेशन सुना इसका और कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा जनरली नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा से डिज़ाइन किया जाता है इसका जो भी वीडियोज़ होते हैं। और इसमें एक चीज़ है कि जैसे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको परसेंटेज दिखाया जाता है चारों ऑप्शन की, कि कितने कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ने ये वाला ऑप्शन लिया था, कितने ने बी लिया था, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, जिससे आपको आपका परफॉर्मेंस पता चल सकता है कि ये जो आप अगर जो राइट क्वेश्चन है वो आपको टॉप 5% ही बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, टॉप 10% ही बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, तो ये आपको रिलेटिवली बताता है कि ये सवाल कितना अच्छा है। अब अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात की जाए, तो सारे फीचर्स तो सेम ही रहते हैं, पेज वाइज फ़िल्टर और आपका ऑडियो एक्सप्लेनेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन, सब कुछ सेम रहता है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें हार्डर साइड में होते हैं क्वेश्चंस। फिज़िक्स में और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में, फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। हालांकि आप केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ के फिर भी केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपका वाकई दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बच्चा ये करते हुए, लेकिन वाकई में ये हेल्प करते हैं। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं अगर फ़िज़िक्स के, तो आपका पूरा जो फ़िज़िक्स का एनसीईआरटी है ये खुद ही क्वेश्चन वाइज कवर कर लेता है। तो ये था अभ्यास बैच के बारे में।
और तो अब बात करते हैं टारगेट बैच के बारे में। बेसिकली टारगेट बैच जो है वो आप कह सकते हैं कि अभ्यास बैच के साथ साथ उसके अंदर और भी ज़्यादा रिसोर्सेज ऐड कर दिया जाए तो वो टारगेट बैच बन सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कोई भी चैप्टर के लिए कि इसमें कितने क्वेश्चन है। इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन से आप जितने चाहे उतना कर सकते हैं। क्वेश्चंस ये कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। बेसिकली इसमें जो आपका हर चैप्टर में बहुत सारे फोल्डर्स रहते हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहला जो सेट होता है वो आपका रिकमेंडेड MCQ का सेट होता है। उसके बाद आपको NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का सेट दिख सकता है। NCERT एग्जाम्पलर का भी सेट रहता है। NCERT जो एग्जाम्पलर मैंने किया था हर चैप्टर के लिए वो मैंने यहीं से ही किया था। और आपको PYQ का भी सेट दिख जाता है। इसमें ईयर वाइज इसमें PYQ का सेट रहता है कि मान लीजिए 2010 से लेके 2015 तक का एक सेट है, उसके आगे वाले का एक सेट है, तो उसमें सेट वाइज आपको PYQ दिख जाते हैं। इवन आपको यहाँ पे HC वर्मा सर के भी सवाल दिख जाते हैं एक फ़ोल्डर में। असर्शन रीज़न का यहाँ पे अलग से सवाल है। सम एक्स्ट्रा हार्ड टाइप ऑफ MCQ का भी अलग से फ़ोल्डर बना हुआ रहता है। और अभी नीट 2025 के बाद से तो यहाँ पे हार्ड क्वेश्चंस का एक अलग फ़ोल्डर बना दिया गया है और शायद JEE मेंस के भी क्वेश्चंस इसी में ऐड कर दिए गए हैं। तो ये जो आपका टारगेट बैच है ये आपका बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इनफ भी नहीं बोल सकते, मोर देन इनफ होता है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप इसको कभी भी पूरा कंप्लीट ही नहीं कर सकते, इसमें इतने क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका बेसिकली हर तरफ से आपको क्वेश्चंस लाके प्रोवाइड कर देता है। एक ही बैच में आपको बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। आप जितना चाहे जितना ज़्यादा आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर इसके भी सब्जेक्ट वाइज अगर इसके फ़ीचर्स की बात की जाए तो इसमें हल्के से अलग हुआ करते थे, फीचर्स इसमें ज़्यादा थे अभ्यास बैच से। यहाँ पर एक परफॉर्मेंस स्नैपशॉट हुआ करता था जो आपको बताता था बेस्ड ऑन योर प्रीवियस 1000 अटेम्प्टेड MCQs जो आपने इस ऐप से अटेम्प्ट किए हैं, उसके बेसिस पर वो आपको आपका प्रिडिक्टेड स्कोर बताता था कि इतना आपका स्कोर रह सकता है बेस्ड ऑन हाउ यू परफॉर्म, कितना आपका करेक्ट परसेंटेज था। तो मैंने पूरे अपने ड्रॉप ईयर में टारगेट बैच से 17,500 क्वेश्चंस किए थे इसी के अराउंड। और इसी में आपको अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो NCERT का यहाँ पे आपका एक फ़ोल्डर रहता था जहाँ पे आप NCERT पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे NCERT का पेज वाइज खुल जाता था और वहाँ पे आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलता था हर पेज का आपको, जो जहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करा। तो ये IOC में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको हर पेज बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है NCERT। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि एक्सचेंज एनर्जी हो गया और भी बहुत सारे टर्म्स थे जो समझ में उतना नहीं आते थे। तो उस सब में जो NCERT को समझने में ये वाला पार्ट जो था फीचर वो हेल्प करता था। अब इसके भी जो क्वेश्चंस की जो क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ईजी से लेके आपको हार्ड तक हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी क्वेश्चंस है, मॉडरेट है, आपको हर तरह के क्वेश्चंस इसी बैच में दिख जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको हर लेवल के क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस करवा देता है। बायो की अगर बात की जाए तो सेम है, जैसा अभ्यास बैच में जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस थे सेम रहते थे। क्योंकि मैंने अभ्यास बैच से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे तो मैं जनरली इसके रिकमेंडेड MCQs किया करती थी, फिर PYQ किया करती थी। इसमें आप जो नीट प्रेप का एक और कोर्स था वो था मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। जब मेरा पूरा मैंने बायो कर लिया था टारगेट बैच और अभ्यास बैच से और मेरे पास और कुछ रिवीजन के लिए बचा नहीं था, तब मैं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के क्वेश्चंस किया करती थी लास्ट में। ज़्यादा हर चैप्टर के नहीं किए मैंने, अराउंड 40 to 45 हर चैप्टर में किए होंगे मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव रहते थे और गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस रहते थे। हार्ड भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब अगर बात करें इसके फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के तो बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करते थे।
फ़िज़िक्स के तो मैं ज़्यादा सॉल्व ही नहीं कर पाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ करती थी कि ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल मन भी नहीं करता था सॉल्व करने का। लेकिन एट द एंड फ़ायदा करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा सवाल सब था जो नहीं आ सकता था। नीट 2025 के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हार्ड ही आया था, तो वहीं से सवाल सब जो थे वो हेल्प किए थे मुझे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा न्यू रहते थे और ऐसा सवाल मैंने कहीं देखा नहीं तो मैं सॉल्व ही कैसे करती। हालांकि जो मेरा प्रोसेस रहता था क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट बैच से, बेसिकली मैं जो बायो रहता था उसका रिकमेंडेड एमसीक्यू किया करती थी, फिर पीवाईक्यू किया करती थी, और ऐसे करते जब मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी किया करती थी। उसके बाद मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले रिकमेंडेड एमसीक्यू किए थे, वहाँ के टेक्स्ट क्वेश्चन किए थे, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया था। और फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करते थे। मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी उससे, मैंने सिर्फ रिकमेंडेड एमसीक्यूज़ ही किया था, वो भी पूरा नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मैं एट अ टाइम उसके सिर्फ 40 to 45 ही क्वेश्चंस कर पाती थी। उतना मेरा कैपेसिटी था ही नहीं कि बाकी बायो और केमिस्ट्री में जैसे मैं कंटिन्यूस उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेती, फिज़िक्स में उसका क्वेश्चन वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते थे। मतलब बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बनाना पड़ता था। तो एट अ टाइम 40 to 45 ही क्वेश्चंस किया करती थी। जनरली एक दिन में अराउंड 100 प्लस ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते थे मेरे टारगेट बैच से, और वीक के एंड तक कभी कभी 1000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती थी। जनरली मेरा टारगेट रहता था कि इस वीक जितने किए अगले वीक में उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। तो ये था दोनों बैच के बारे में जो मैंने ऑनलाइन किया था। बेसिकली टारगेट बैच में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अगर आप टारगेट बैच ले रहे हैं तो आपको और कोई भी बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको सॉल्व करना ही मुमकिन नहीं है जितने उसमें क्वेश्चंस है। और अगर आप अभ्यास बैच ले रहे हैं तो वो काफ़ी सही रहता है, वो आप कंसाइज रहता है, वो आप उसको वो डुएबल है, वो आप कर सकते हो उसको कंप्लीट। और उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपना कर सकते हैं, जेईई मेंस के पीवाईक्यू कर सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ रिसोर्सेज अगर आपको टाइम मिलता है तो उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन टारगेट बैच जो रहता है वो आपका कंप्लीट पैकेज रहता है, उसमें आपको और कुछ एक्सटर्नल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो आपका बिल्कुल कंप्लीट रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड इन माई नीट प्रिपरेशन। हालांकि मैंने कोई भी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि जो मेरा जो 2 बैच था एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए वो ही बहुत ज़्यादा कवर कर लेता था, तो उसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, इसलिए मैंने कोई भी मॉड्यूल्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया था। बेसिकली मेरा यही मेन सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहा करता था, और जो दूसरा सोर्स था वो मेरा टेस्ट हुआ करता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया करती थी अलग अलग कोचिंग्स के। तो ये सब मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स हुआ करते थे। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू।